हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 यानी वार्षिक परीक्षा पेपर कल के पेपर के लिए, गणित के पेपर के लिए 8वीं गणित में देखने वाले बहुत सारे प्रश्न के साथ साथ में इसके उत्तर भी, जो कि आपका पूर्णांक 60 अंक का होने वाला है। आपको परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी, तो आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आपको जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछे जाएंगे? आपकी किताब से, उसके अलावा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से भी प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर हम वही प्रकार के प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपको परीक्षा के लिए, कल के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो 6 अप्रैल को जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है, गणित का पेपर जो होने वाला है 6 अप्रैल को, इसके लिए हम सारे प्रश्न उत्तर देखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जितने बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वैसी ऐसी वीडियोस मिलते रहे कक्षा 8वीं की सभी विषयों से संबंधित। खंड अ लिखित परीक्षा के लिए हम यहाँ पर संपूर्ण प्रश्न के साथ साथ इसका हल सहित देखेंगे, उत्तर भी देखेंगे, ताकि आप इनको प्रश्नों को जल्दी से याद कर सके, अच्छे से इसको लिख सके। ठीक है, आप अच्छे से पेन कॉपी लिखकर सब इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें आप शाला का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपका डाइस कोड आ जाएगा और उसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा की दिनांक, रोल नंबर अंकों में आ जाएगा और शब्दों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या बन रहा है? 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 3/8। ठीक है, इस प्रकार से होगा। जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। योज्य प्रतिलोम के लिए हमें ज्ञात करने कहा गया। आपको आएगा ऐसे प्रश्न वस्तुनिष्ठ में बन सकते हैं। तो 3/8 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ऋण 3/8 होगा। ठीक है, तो आपको सही उत्तर ये लगा देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है? ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया है, यानी इसका क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, यानी इसको पलट दिया जाएगा। 20 ऊपर आ जाएगा और 14 क्या हो जाएगा? नीचे। योज्य प्रतिलोम बोले तो कुछ नहीं, जो चिन्ह है वो बदल दीजिए। ऋण कहा गया था हमारा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ योज्य नहीं बोला, हमें गुणात्मक बोला, यानी दूसरों को पलट के, यानी 20 नीचे है तो 20 ऊपर आ जाएगा, 14 ऊपर है तो 14 नीचे चल जाएगा। और चिन्ह तो जैसा का वैसा, ये तो ऋण ही रहेगा। तो ऋण 20/14 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, अच्छे से प्रश्न को हल कर लीजिएगा। इसके बाद इसी में ब नंबर का प्रश्न है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ब नंबर में है ऋण 1 सही 1/18। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं? पहले 18 में 1 का गुणा कर दीजिए, 18 एकम 18 हो गया। फिर ऊपर जो 1 है ये जोड़ा जाता है, तो 18 धन 1 कितना हो गया? 19 हो गया। लेकिन ये चिन्ह ऋण तो जैसा का वैसा है, तो सामने ऋण लगा दीजिए। तो ऋण 19/18 जो है इसका, यहाँ पर बराबर से हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने पहले इसको सॉल्व करा तो ये कितना बना? ऋण 19/18 बना। अब इसका हमें क्या निकालना था? गुणात्मक प्रतिलोम भी, यानी इसको विपरीत करके। तो ऋण तो ऊपर रहेगा, 18 नीचे था तो 18 ऊपर आ जाएगा और 19 नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ गया होगा कैसे हल करा हमने। देखिए यहाँ पर हम 18 में पहले 1 का गुणा करा, ऋण को छोड़ दीजिए, ऋण से हमें कोई मतलब नहीं। 18 में 1 का गुणा करा, 18 आया, उसमें धन 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 19। ये पूरी ऊपर की पंक्ति हो गई, 18 तो नीचे बटे में पहले से था, और सामने क्या आ जाएगा? ऋण। तो ऋण 19/18 ये आ गया हमारा। इसको हमने सिर्फ इसको हल करा, अभी गुणात्मक प्रतिलोम निकाला क्या? नहीं, गुणात्मक यानी व्युत्क्रम। अब हमने कितना निकाल लिया? ऋण 19/18 तो निकाल लिया, लेकिन हमें इसका क्या निकालना था? गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम इसको ऊपर 18 आ जाएगा और नीचे 19, तो ये व्युत्क्रम यानी गुणात्मक होता है, और चिन्ह ऋण का है तो ऋण आ जाएगा। तो ऋण 18/19 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 4/5 हमें दिया गया संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले आपको संख्या रेखा पर निरूपित करने का एक प्रश्न जरूर आएगा, हो सकता है बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको बने। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक संख्या रेखा बनाओगे। ठीक है, हम जानते हैं हमने सबसे पहले 0 बनाया। ठीक है, 0 की इस यहाँ पर हम क्या करेंगे? दाएं साइड कौन सी संख्या आती है? हमेशा धनात्मक संख्या दाएं साइड आती है, और बाएं साइड हमेशा ऋणात्मक संख्या आती है। ठीक है, तो कैसे हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया? जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। यहाँ पर धन का 1, धन का 2, धन तो रहता नहीं है, यानी उसको लिखते नहीं है, लेकिन वहाँ उपस्थित वो रहता। ठीक है, और धन का 3। अब हमें 4/5 कहा गया है, तो 4/5 किस प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे? 0 के बाद में हमारा क्या आएगा? 0 के बाद में 1/1, फिर 1/2, इस प्रकार से जो 5 है ना, यहाँ पर हमने पूरी संख्या को कितना, यहाँ पर पूरी संख्या जो है 4/5 के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम हल कर सकते हैं। तो 4/5 यहाँ पर आप ला लेंगे। 1 के जस्ट पहले जो संख्या आएंगी वो यहाँ पर 4/5, यानी संख्या रेखा में हमने इसको निरूपित कर दी।
ठीक है, तो यहाँ पर कैसी संख्या होगी, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और फिर 5/5 मतलब कितना, ये 1, 5 से 5 कट गया मतलब 1, तो यही है। तो 1 के पहले कितना है, 4/5 है। तो ऐसी संख्या हमने निरूपित करी। इसके बाद एक और हम उदाहरण से समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न, परिमेय संख्या ऋण 6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये संख्या रेखा हो गई आपकी, इसमें हमने बाय साइड ऋणात्मक और दाएं साइड यहाँ पर धनात्मक, तो 0 हो गया, ये 1 और 2 हो गया, ये ऋण 1 और ऋण 2 हो गया। ठीक है, बीच में यहाँ पर किस प्रकार से हमें, देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वही संख्या होगी जिस प्रकार से हमने देखा। तो 4/4 बीच में 4 संख्या है, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, 4/4 यानी कि यहाँ पर कितना, ऋण 1, तो ऋण 4/4 जो है यहाँ पर है। उसके पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण यहाँ पर हमारा 5 इस प्रकार से ऋण 5/4 होगा। ठीक है, फिर ऋण 4/4 होगा, उसके पहले यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये आपको कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको कर लेना। तो ऋण 6/4 यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपण। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया है, 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। इसको समझकर आपको अच्छे से हल करना है, या इसका मान ज्ञात करने आता है। प्रश्न ऐसा बनता है, तो 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 3/7 गुणित 3/5 कैसे करा हमने इसको, हमने कोष्टक में जो ऋण 3/7 था इसको कोष्टक से बाहर निकाला, तो चिन्ह यहाँ पर जैसा का वैसा और गुणित में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में जो गुणे वाले चिन्ह थे, सबसे पहले यहाँ पर आप इसको गुणा भी कर सकते हो। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, 7 में 5 का गुणा करोगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको चाहो तो ये भी हल कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, जो ऋण 3/7 है इसको कोष्टक में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऋण 3/7 हमें नजर आ रहा है, तो हमने इसको अलग से कोष्टक में लिख लिया। ठीक है, अब ऋण अंदर ले लिया तो बाहर धन बचेगा, और 3/5 को भी कोष्टक में लिख दिया, या 3/5 के पास ऋण नहीं है तो उसको जैसा का वैसा रख दीजिए। उसके बाद में इसको हल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऋण का 3/7 और ये भी ऋण का 3 और ये 3/5 जैसा का वैसा, और ये ऋण 1/14 जैसा का वैसा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हल करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे से इसको साधारण तरीके से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन यहाँ पर ऋण 3/7 है, तो ऋण 3/7 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, जो 2/5 है वो, और 3/5 धन का बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ये कॉमन निकल गया, यहाँ से बीच में प्लस तो रहेगा, तो 2/5 और 3/5 जैसे के वैसे। ठीक है, इसका फिर हमने ऋण 1/14 भी जैसे का वैसा रखा। नीचे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आप कैल्शियम अगर नीचे लेते हो तो 5 आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 से 5 कट गया 1, मतलब कोष्टक के अंदर कितना बच रहा है, केवल यहाँ पर इतनी जगह पर 1 बच रहा है। तो ऋण 3/7 में 1 का गुणा करा, ये देखिए ये 1 लिखा है, तो यहाँ पर फिर ऋण 1/14 जैसा का वैसा। ऋण 3/7 में 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 3/7 ही आएगा। फिर ऋण 1/14 है, तो ऋण कॉमन ले लीजिए, उसके बाद हल कर लीजिए, आपको बहुत सरलता हो जाएगी। देखिए, ऋण यदि कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, 3/7 धन 1/14। उसके बाद इस कैल्शियम ले लीजिए, नीचे में कितना आ जाएगा 14, 7 में 2 का भाग दिया तो कितना, 7 में 14 का यहाँ पर करेंगे आप तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ पर धन, फिर 14 में 14 का भाग दिया 1, तो यहाँ पर 14 एकम 14, तो 1, 6 और 7 कितना, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7/14 मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 ये बन गया इस पूरे को हल करने के बाद में। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बाहर क्या था हमारा ऋण, तो ऋण 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और इन 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो कितनी होंगी, ऋण 1/1, फिर 1/1 8, यहाँ पर आपको लिखना है 8/1, 4/2 और 3/5, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, समीकरण हल करो। ठीक है, एक समीकरण दिया इसमें आपको, इसमें क्या करना है आपको, इसके हम और उदाहरण नहीं देखेंगे, हम केवल एक उदाहरण देखेंगे ताकि आप इसको समझ के कर लें। 3x ऋण 10 बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, तो 3x ऋण 10 बराबर 5 है, हम क्या करेंगे, जो बिना x वाले उसको अलग कर देंगे। बिना x वाले क्या है, 10 बिना x का, 10 के साथ x है क्या, नहीं, तो 10 का पक्षांतर कर दीजिए। 3x बराबर कितना, 5, ऋण का 10 था, पक्षांतर इक्वल के बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन का 10 हो जाएगा। तो 3x बराबर 5 और 10 कितना हो गया, 15। ठीक है, अब गुणित में x के गुणित में क्या है 3, तो गुणित नाम भागित होता है, यानी यहाँ पर गुणे वाला कहाँ चल जाएगा, भाग में, यानी 15/3, तो 3 से 5 बार काट दिया, 3 5 15, यानी x का मान कितना आ गया, 5। बिल्कुल सरल तरीके से हल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न आप हल करके जरूर देखें, कितना है, 2/5 x धन 3, बहुत सरल से इसको हल कर सकते हो। x वाले को जहाँ के वहाँ रहने दो और बाकी का पक्षांतर कर दो, 3 को उधर लेकर चले जाएंगे, 5 में से 3 चले जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो, या फिर मैं आपको यहाँ पर हल करके बता देती हूँ आप इसको कैसे हल करोगे। देखिए, ये संख्या दी है, आप कुछ नहीं करोगे, 2/5x को जैसा का वैसा रहने देंगे, यहाँ पर बराबरी से 5 ऋण 3 होगा, कितना बचेंगे इधर साइड 2, और 2/5x तो पहले से ही है। ठीक है, तो 2/5x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 2,
अब 5 भागित में है तो गुणित में लेके चल जाती है, 2x बराबर कितना हो गया 5 गुणित 2, ठीक है, यानी 10। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो x बराबर से अभी जो गुणित का 2 हम इसको भागित में लेके जाएंगे तो यहाँ पर x बराबर 5 आ जाएगा सरलता से, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी हल कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आगे प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:3 है। यदि इनमें अंतर 18 है तो यहाँ पर आपको संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए 5 और 3 का अंतर 18 हो रहा क्या, नहीं, इसलिए हम इनको अनुपात में हमेशा x मानेंगे। तो दो संख्या हमने क्या मान ली, केवल इनका अनुपात दिया तो संख्या नहीं दी गई। संख्या को हमने x मान लिया, 5 में x का गुणा करा तो 5x, 3 में x का गुणा करा तो 3x। दोनों का अंतर कितना कहा गया है 18, अंतर यानी घटाना, ठीक है, ऋण का चिन्ह होता है। 5x ऋण 3x बराबर 18 हो गया। अब यहाँ पर 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2x, मतलब 2x बराबर 18। x का मान निकालेंगे तो जो 2 गुणित में वो भागित में चल जाएगा, यानी x बराबर 18/2 यानी कितना 9, ठीक है। ऐसा आपका मान निकाल लेना है। अभी केवल x का मान निकला हमारा कितना 9, लेकिन हमें अनुपात में संख्या नहीं पता है। तो 5x हमने संख्या मानी थी और 3x, तो जहाँ जहाँ x से वहाँ गुणित हो जाएगा। तो 5 गुणित 9, x की जगह पे 9 रखा तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। फिर 3x है तो 3 गुणित 9 मतलब कितना 27। तो यहाँ पर आपका 45 और 27 यानी 45 और 27 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, दोनों का अंतर भी घटा कर देख लीजिए 18 आ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर इसका मतलब हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जितने बच्चे चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कक्षा 8वीं से संबंधित ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पे से प्रश्न बनेंगे तो हमने पहले राहुल की लिख ली, ठीक है। अनुपात दिया गया, अभी मैंने आपको बताया अनुपात हम डायरेक्ट नहीं लेते, संख्या के लिए हम x मानेंगे। तो 5 में x का गुणा करा 5x, 7 में x का गुणा करा 7x। तो 5x राहुल की और 7x किसकी, हारून की आयु हो गई। 4 वर्ष के बाद यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं 5x धन 7x कितनी दी गई, दोनों की आयु का योग 56 होगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पर कितने वर्ष बाद बोला गया है, हमें पूरे 4 वर्ष बाद बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5x धन 4 कर सकते हो, 7x धन 4, तो 4 और 4 ही क्या हो गया 8, और 7 में 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 7 5 12। तो 12x धन 8 कैसे आ गया समझ आ गया आपको, ठीक है। तो और यहाँ पर योग कितना दिया गया हमें 56, क्वेश्चन में है। और x वाले बिना x वाले को एक तरफ करते मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर 8 ऋण घटा देंगे, 56 में से 8 गया तो 48 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद में x का मान यहाँ पर 12 यहाँ पर 12 चौक 48 होता है तो x बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पर 5 में गुणा कर दीजिए 4 का, 7 में गुणा कर दीजिए 4 का, दोनों की आयु आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 20 और 28 जो है हारून की हो जाएगी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे और क्वेश्चन बनेंगे तो आप इनको हल जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आगे प्रश्न है, समीकरण हल करने के लिए इसमें कहा गया है z/z धन 12 बराबर 3/5, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है तो इसमें से आपको z का मान निकालना है, ठीक है। तो z के लिए आप बस तिरक गुणा कर दीजिए, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। 5 में z का हो जाएगा और z धन 12 में यहाँ पर 3 का। तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो ठीक है 3 यहाँ पर है कोष्टक में, z धन 12 है, ठीक है। कोष्टक खुलता आपका आता होगा, 3 में z का करा 3z, 12 में 13 का गुणा करा यानी 12 24 12 3 36। तो 3z धन 36 आ गया इधर। और इधर क्या बचा था हमारा 5z, ठीक है। 5 में z का गुणा करा तो 5z आ गया। z को z तरफ कर लीजिए, 3z को हम पक्षांतर करते हैं, 5 में से 3z गया तो 2 ही z बचेगा। और इधर कितना है 36, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 18 बार यहाँ पर कर दीजिए, 18 दूनी 36 यानी z का मान कितना आ गया 18, ठीक है। करेक्ट एकदम, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो यहाँ समीकरण दिया है x धन 4 कोष्टक में x ऋण 2 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 9, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोष्टक को हल कर सकते हैं, मैंने आपको अभी पूरा समझाया, बिल्कुल ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं। x का मान ऋण 9.5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऋण में संख्या है। तो ये हल कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर सर्च करेंगे www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी अवेलेबल है और PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो कक्षा 8वीं के बाकी वार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको इसी प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन के 2022 के कक्षा 8वीं संबंधित सभी विषयों की वीडियो मिलते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। तो इसके लिए हम जानते हैं समबाहुभुज के बाह्य कोणों के हमने 360 डिग्री लिया, ठीक है। प्रत्येक कोण का माप हमें 60 दिया है। 360 में 60 का भाग दे, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 यानी 6 भुजा आ गई, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद समबाहुभुज की भी आता है ना, एक समबाहुभुज की कितनी भुजा होगी यदि बाह्य कोण का माप 40 हो, तो बस 360 में 40 का 0 से 0 और यहाँ पर 36 4 नाम 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 भुजा आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के एक कोण का माप 50 डिग्री है, शेष तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। 1 2 3 कोण के मान आपको ज्ञात करना है। विपरीतार्थ कोण में कोण ए बराबर कोण सी होता है और कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, दो कोणों का यहाँ पर योग आसन्न कोण में, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं किस प्रकार से, देखिए हमें कोण ए का मान कितना, इसको मान लिया हमने 50 डिग्री दिया गया, ठीक है। कोण ए यहाँ पर कोण सी के बराबर है, मतलब कोण सी का मान भी कितना है 50, क्योंकि कोण ए पता है 50 है। अब ए धन बी बराबर 180 है, तो हमने ए की जगह पे 50 रख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें ए का यहाँ पर मान पता है। प्लस कोण बी था बराबर 180, 180 में से 50 गए तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 130 ही बचेगा, यानी कोण बी भी निकल गया, तो हमने सब निकाल लिया। अब यहाँ पर हम मान रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 130 जो है कोण बी का मान निकल गया। तो हमारा अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में एक पंचभुज एक्स का मान आपको ज्ञात करने का है, ठीक है। तो एक पंचभुज की आकृति आपको दिख रही है, एक, ये 2 3 4 और ये 5 भुजा, पंचभुज ये कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का, यानी जो अंदर कोण बन रहे हैं ना, इन कोणों के मान ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर कोणों के मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम n-2 इंटू 180 डिग्री गुणित 180 डिग्री ये मान होता है। तो n यहाँ पर 5 भुजा है, 5 भुजा वाला है, तो n का मान 5 हो गया, 5 में से 2 गया, मतलब बचा कितना, 3 बचेगा, ठीक है। 3 गुणित 180 कर लीजिए, तो यहाँ पर 18 या 54 और 0 का 0, तो 540 डिग्री निकला। कुल 5 भुजा है, 540 में 5 का भाग दे दीजिए, यहाँ पर आपका 108 डिग्री जो है कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं गणित वार्षिक मूल्यांकन 2022 के लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखे, जो आपको वार्षिक पेपर के लिए कल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे जितने बच्चे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही वीडियोस कक्षा 8वीं से संबंधित मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।